नमस्कार। आज हम बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआती रुझानों की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास सुबह से लेकर दोपहर तक मतलब अलग अलग समय पर जो आंकड़े जारी हुए वो हैं और ये दिखाते हैं कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर मुकाबला किस तरह से आप कह सकते हैं शक्ल ले रहा था। हमारा मकसद है इन बदलते आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझना। मैदान में मुख्य तौर पर 3 खिलाड़ी थे, एक तरफ सत्ताधारी एनडीए, फिर विपक्षी महागठबंधन और हाँ, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। बहुमत का जादुई आंकड़ा है 122 सीटों का। तो चलिए देखते हैं इन शुरुआती रुझानों ने क्या तस्वीर पेश की। बिल्कुल, ये शुरुआती रुझान अक्सर, जैसा आपने कहा, हवा का रुख बताते हैं और देखना यह है कि कौन कहाँ मजबूत दिखा, कहाँ टक्कर थी और क्या कोई चौंकाने वाले पैटर्न उभर कर आए। खासकर एक नए खिलाड़ी जन स्वराज के आने से मुकाबला कितना बदला। तो बात शुरू करते हैं बिल्कुल पहले रुझान से। ये तब की बात है जब से 20 सीटों के आंकड़े आए थे। तब मामला बड़ा दिलचस्प था। महागठबंधन 9 सीटों पर आगे था। अच्छा, 9 पर? हाँ, और एनडीए 6 पर और जन स्वराज 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए था। ये शुरुआती बढ़त महागठबंधन के लिए जरूर अच्छी खबर रही होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात थी जन स्वराज का 5 सीटों पर आगे होना। सही कहा। पहली बार चुनाव लड़ रही पार्टी का इस तरह खाता खोलना दिखाता है कि वो शुरू से ही रेस में थे। हाँ, और इसी समय कुछ जिलों की भी हल्की सी झलक मिली थी। जैसे लखीसराय की 2 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन 1-1 से बराबर चल रहे थे। अच्छा, बराबरी पर। लेकिन राजधानी पटना की बात करें तो 14 सीटों में एनडीए 7, महागठबंधन 4 और जन स्वराज 3 पर आगे था। पटना का ही रुझान अहम है। देखिए, शहरी केंद्र है और वहां जन स्वराज का 3 सीटों पर आगे होना ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा था कि उनकी अपील सिर्फ किसी खास इलाके तक नहीं है। हाँ, शहरी वोटरों में भी सेंध। बिल्कुल, शहरी वोटरों में भी वो सेंध लगा रहे थे। ये एक महत्वपूर्ण, कह सकते हैं, प्रारंभिक संकेत था। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब 39 सीटों के रुझान आए, यहाँ तस्वीर थोड़ी बदली। एनडीए 18 सीटों के साथ आगे निकल गया। अच्छा, यहाँ एनडीए ने लीड ले ली। हाँ, महागठबंधन 13 पर और जन स्वराज 8 सीटों पर पहुंच गया। तो ये एक अहम मोड़ कहा जा सकता है। एनडीए ने न सिर्फ अपनी सीटें बढ़ाईं, बल्कि महागठबंधन को पीछे छोड़ा और जन स्वराज ने भी अपनी टैली में 3 सीटों का इजाफा किया, 5 से 8 पर आ गए। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि जैसे जैसे गिनती बढ़ी, एनडीए की स्थिति मजबूत होती गई। और इसी दौरान अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीर और साफ होने लगी। मिसाल के तौर पे पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों में से एनडीए 8 पर आ गया था। ये तो खैर उनका गढ़ माना जाता है। हाँ, वहाँ उनका दबदबा रहता है। दूसरी तरफ अरवल की 2 सीटें थीं। वहाँ महागठबंधन और जन स्वराज 1-1 पर थे। और एनडीए का खाता भी नहीं खुला था अरवल में। देखिए, ये 2 उदाहरण दिखाते हैं कि बिहार में क्षेत्रीय भिन्नताएं कितनी ज्यादा हैं। पश्चिमी चंपारण में एनडीए का एक तरफा दबदबा और अरवल में वो मुकाबले में ही नहीं। सही बात। साथ ही नवादा जैसी जगह पर 5 सीटों में महागठबंधन और जन स्वराज 2-2 पर थे, जबकि एनडीए सिर्फ 1 पर। हाँ, नवादा में भी दिलचस्प मुकाबला था। ये बिल्कुल त्रिकोणीय संघर्ष का साफ संकेत था। बिल्कुल। अच्छा, अब गिनती और आगे बढ़ी और हम रुझानों के मध्य चरण में आ गए। जब 87 सीटों के रुझान आए, तब तक एनडीए 43 सीटों पर पहुंच चुका था। 43 पर? हाँ, महागठबंधन 27 पर और जन स्वराज 17 पर। तो 87 सीटों तक आते आते एनडीए ने एक अच्छी खासी बढ़त बना ली थी। महागठबंधन से लगभग 16 सीटों की लीड। जन स्वराज भी लगातार अपनी सीटें बढ़ा रहा था, 17 तक पहुंच गया था। लेकिन जो रफ्तार थी वो एनडीए की सबसे तेज थी। ये ट्रेंड साफ दिखा रहा था कि एनडीए धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इस दौरान कुछ बहुत दिलचस्प जिला स्तरीय रुझान भी सामने आए। सबसे चौंकाने वाला शायद रोहतास था। यहाँ की 7 सीटों में महागठबंधन 4 और जन स्वराज 3 पर आगे थे। और एनडीए 0 पर। अरे बाप रे, ये वाकई असाधारण था। रोहतास जैसे बड़े जिले में एनडीए का खाता ना खुल पा रहा। ये महागठबंधन और जन स्वराज के लिए उस क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी का संकेत था। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कुछ इलाकों में एनडीए को कड़ी चुनौती मिल रही थी। हो सकता है स्थानीय समीकरण या एंटी इनकम्बेंसी, कुछ तो बात थी। वहीं दूसरी तरफ गया जिले को देखें, 10 सीटें हैं वहां और एनडीए 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुआ था। ये रोहतास से बिल्कुल विपरीत तस्वीर है। एकदम उल्टी। हाँ, गया में एनडीए का ये प्रदर्शन उनकी मजबूती को दर्शाता है, खासकर मगध क्षेत्र में। ये दिखाता है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में वोटिंग पैटर्न कितना अलग था। कहीं एनडीए 0 पर तो कहीं लगभग क्लीन स्वीप की तरफ। और मधेपुरा जैसी जगह पर
4 सीटों में एनडीए और महागठबंधन 2-2 पर बराबर थे। यादव बहुल इलाका, वहां कांटे की टक्कर अपेक्षित थी। सही। अच्छा, अब हम रुझानों में लगभग आधे पड़ाव पर पहुंचते हैं। 112 सीटों के रुझान आए। तब एनडीए 63 पर, महागठबंधन 31 पर और जनसुराज 18 पर था। 63 पर एनडीए, बढ़त लगातार बढ़ रही थी। हाँ, और यहाँ भागलपुर से एक और दिलचस्प बात सामने आई। भागलपुर की 7 सीटों में एनडीए 4, जनसुराज 2 पर थे, महागठबंधन 0 पर। महागठबंधन के लिए ये झटका होगा। और पहली बार अन्य उम्मीदवार 1 सीट पर आगे दिखा। अच्छा, अन्य का खाता यहाँ खुला, ये भी महत्वपूर्ण है, भले ही 1 सीट पर। जी, आंकड़े बढ़ते रहे। 159 सीटों के रुझान आने तक एनडीए 85 पर पहुंच चुका था। 85, बहुमत से अब फासला कम हो रहा था। हाँ, महागठबंधन 43 पर और जनसुराज 31 सीटों पर। आधे से ज्यादा सीटों के रुझान, मतलब 243 में से 159 आ चुके थे। तस्वीर अब काफी हद तक साफ होने लगी थी। एनडीए 85 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े यानी 122 की तरफ बढ़ता दिख रहा था। हालांकि अभी भी 37 सीटें दूर थी। हाँ, अभी रास्ता बाकी था। महागठबंधन दूसरे नंबर पर जरूर था, लेकिन एनडीए से 42 सीटें पीछे, ये फासला काफी बड़ा था। बिल्कुल। और जनसुराज 31 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था। यह आंकड़ा पहली बार चुनाव लड़ रही पार्टी के लिए काफी प्रभावशाली कहा जाएगा। हाँ, 31 सीटें कम नहीं होती। इस दौरान मिथिलांचल और तिरहुत जैसे जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, उनके रुझान आए और इन्होंने एनडीए की बढ़त में बड़ी भूमिका निभाई। जैसे सीतामढ़ी की 8 में से 7 सीटें एनडीए को, 8 में से 7, और दरभंगा की 10 में से 9 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही थीं। ये आंकड़े तो मिथिलांचल में एनडीए के एक तरह से प्रभुत्व को दिखाते हैं। इतनी बड़ी लीड इन जिलों में महागठबंधन के लिए जरूर चिंता का सबब रही होगी। बिल्कुल, लेकिन कहानी हर जगह एक जैसी नहीं थी, जैसा हमने पहले भी देखा। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों को देखें तो एनडीए 6 पर था। ठीक है। तो जनसुराज भी 3 सीटों पर आगे था और महागठबंधन 2 पर। यानी मुजफ्फरपुर में जनसुराज का अच्छा प्रदर्शन। हाँ, और बेगूसराय का रुझान तो और भी दिलचस्प था। 7 सीटें हैं वहाँ, जनसुराज 3 पर सबसे आगे। क्या बात है, जनसुराज सबसे आगे। हाँ, जबकि एनडीए और महागठबंधन 2-2 सीटों पर थे। बेगूसराय का ये रुझान जनसुराज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस वक्त। हाँ। ये दिखाता है कि कुछ जिलों में वो न सिर्फ टक्कर दे रहे थे, बल्कि सबसे आगे निकल रहे थे। सही कहा। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला एकदम साफ था, जहां जनसुराज पारंपरिक गठबंधनों को सीधी चुनौती दे रहा था। और मुजफ्फरपुर में भी 3 सीटों पर जीएस की बढ़त महत्वपूर्ण थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब रुझानों के अंतिम चरण की ओर चलते हैं। जब 194 सीटों के आंकड़े आए, तब एनडीए 103 सीटों के साथ पहली बार 100 का वो जो मनोवैज्ञानिक आंकड़ा होता है, उसे पार कर गया। हाँ, 100 का आंकड़ा पार करना किसी भी गठबंधन के लिए एक अहम पड़ाव होता है। ये कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता है और बढ़त को और पुख्ता करता है। उस वक्त महागठबंधन 52 पर और जनसुराज 39 पर था। जनसुराज भी 40 के करीब पहुंच रहा था। जी, और जब 228 सीटों के रुझान आए, तब तक एनडीए 120 सीटों पर पहुंच गया था। 120, बस बहुमत से 2 कदम दूर। हाँ, बिल्कुल। महागठबंधन 62 पर, जनसुराज 43 पर और अन्य 3 सीटों पर थे। यहाँ एनडीए बहुमत के दरवाजे पर खड़ा था और जनसुराज का 43 सीटों तक पहुंचना भी बेहद महत्वपूर्ण था। ये उनके बढ़ते प्रभाव को दर्शा रहा था। सही। और अन्य की 3 सीटें भी, मतलब कम मार्जिन वाली सीटों पर, नतीजों को प्रभावित कर सकती थी। हाँ, ये भी एक फैक्टर था। इस अंतिम चरण में सीमांचल, सारण और मगध के बाकी जिलों की तस्वीर सामने आई। किशनगंज की 4 सीटों पर महागठबंधन और जनसुराज 2-2 पर थे। और एनडीए 0 पर। फिर से 0। हाँ, इसी तरह कैमूर की 4 सीटों पर भी एनडीए 0 पर था। वहां महागठबंधन 2, जनसुराज 1 और अन्य 1 पर थे। तो किशनगंज और कैमूर, ये 2 जिले ऐसे रहे जहां इन रुझानों में एनडीए का खाता भी नहीं खुला। किशनगंज, जो मुस्लिम बहुल सीमांचल का हिस्सा है, वहां मुकाबला एमजीबी और जेएस के बीच सिमट जाना, ये उस क्षेत्र के खास समीकरणों को दिखाता है। और कैमूर में अन्य की उपस्थिति भी ध्यान देने वाली है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण में 12 में से 10 एनडीए को, जबरदस्त। नालंदा में 7 में से 6 एनडीए, गोपालगंज में 6 में से 4 एनडीए। इन जिलों में एनडीए का दबदबा कायम रहा। हाँ, ये फिर से वही पैटर्न दिखाता है। कुछ क्षेत्रों में एनडीए बेहद मजबूत और कुछ में त्रिकोणीय मुकाबला।
जैसे सारण की 10 सीटें थीं। हाँ, सारण में क्या रहा? वहाँ एनडीए 4, एमजीबी 3 और जीएस 3 सीटों पर थे, लगभग बराबरी। और जहानाबाद की 3 सीटों पर भी तीनों एक एक सीट पर थे। तो सारण और जहानाबाद जैसे जिलों में तीनों प्रमुख दलों के बीच कड़ा संघर्ष दिख रहा था। सीटें लगभग बराबर बंटी हुई थीं। नालंदा, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां एनडीए की 6 सीटों पर बढ़त अपेक्षित थी, लेकिन ये उनकी मजबूती की पुष्टि करती है। बिल्कुल। और अंत में जब सभी 243 सीटों के रुझान सामने आ गए तो फाइनल टैली इस तरह थी। एनडीए 132 सीटों पर, 132, यानी बहुमत से 10 ज्यादा। हाँ। महागठबंधन 63 सीटों पर, जनसुराज 45 सीटों पर और अन्य 3 सीटों पर आगे थे। तो इन अंतिम रुझानों के हिसाब से एनडीए 122 के बहुमत के आंकड़े को पार करके 132 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल करता दिख रहा था। महागठबंधन 63 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। ये एक सम्मानजनक आंकड़ा है, लेकिन एनडीए से काफी पीछे। हाँ, फासला काफी रहा। सबसे बड़ी कहानी शायद जनसुराज की है। पहली बार चुनाव लड़कर 45 सीटों पर बढ़त बनाना, ये बिहार की राजनीति में एक नए और मजबूत तीसरे खिलाड़ी के उभरने का साफ संकेत है। 45 सीटें वाकई में। और अन्य की 3 सीटें भी महत्वपूर्ण हैं अपनी जगह पर। इस अंतिम दौर में 2 और जिलों के रुझान भी शामिल थे। सुपौल की 5 की 5 सीटें एनडीए को। क्लीन स्वीप सुपौल में? हाँ, 5-0। और मधुबनी की 10 सीटों में एनडीए को 7 और जनसुराज को 2 सीटें मिली, महागठबंधन 1 पर। सुपौल का क्लीन स्वीप कोसी क्षेत्र में एनडीए की पकड़ को दिखाता है, जबकि मधुबनी में जनसुराज की 2 सीटें ये मिथिलांचल में उनकी बढ़ती पैठ का सबूत है। तो इन सभी आंकड़ों और रुझानों को अगर हम समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? एनडीए ने शुरुआती पिछड़ने के बाद, मतलब पहले 20 सीटों के रुझान के बाद, लगातार बढ़त बनाई और रुझानों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया। हाँ, ये बिल्कुल साफ दिखा। महागठबंधन दूसरे स्थान पर रहा, लेकिन जनसुराज का प्रदर्शन उसे अभूतपूर्व कहा जा सकता है ना? बिल्कुल, ये रुझान यही दिखाते हैं कि मुकाबला कई जगहों पर सीधा नहीं बल्कि त्रिकोणीय था। एनडीए का प्रभुत्व हमने देखा चंपारण, मिथिलांचल, मगध के कुछ हिस्सों और कोसी में देखा। महागठबंधन ने सीमांचल के कुछ हिस्सों, रोहतास और कुछ अन्य इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया। और जनसुराज ने, उन्होंने तो पूरे राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। खासकर बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पटना, सारण, जहानाबाद, किशनगंज जैसे जिलों में मजबूती दिखाई और कुल 45 सीटों पर बढ़त बनाई। ये रुझान निश्चित रूप से जनसुराज के रूप में बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण का, एक नए फैक्टर का संकेत दे रहे हैं। 45 सीटों पर बढ़त कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, और यहां से कुछ सवाल उठते हैं जिन पर आगे नजर रहेगी। पहला तो ये कि ये रुझान थे, अंतिम नतीजों में क्या ये आंकड़े बने रहेंगे? कितनी सीटों पर हार जीत का अंतर कम होगा? हाँ, ये देखना होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनसुराज का ये उदय बिहार की जो परंपरागत द्विध्रुवीय राजनीति रही है उसे स्थायी रूप से बदल देगा, या ये महज एक वन इलेक्शन वंडर साबित होगा? बिल्कुल, भविष्य की राजनीति शायद इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। ये देखने वाली बात होगी।